अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ नाउन की। तो फंक्शंस की बात करने से पहले यहाँ पर मैं आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू दूँ एक सेंटेंस स्ट्रक्चर का। एक सिंपल एक्टिव सेंटेंस में कम से कम 3 कंपोनेंट्स होते हैं, जिनको हम अगर डिवाइड करें तो एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। ये तो शुरू से ही हम पढ़ते आए हैं। सब्जेक्ट कौन होता है? जो काम करने वाला होता है, जिसके बारे में बात की जा रही होती है, वो सब्जेक्ट होता है। और वर्ब क्या होता है? सब्जेक्ट जो एक्शन परफॉर्म करता है उसे हम वर्ब कहते हैं। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट का जो काम है, जो एक्शन है, जो रिसीव करता है, उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ये तो 3 कंपोनेंट्स हैं, तो यहीं से हम बात अब शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये है कि नाउन का फंक्शन क्या है, वो सब्जेक्ट का काम करता है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा मज़ीद मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट और ऑलवेज नाउन और प्रोनाउन। हमारा जो जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं वो किसी कोई ना कोई चीज़ होती है, कोई जगह होती है या किसी शख्स का नाम होता है। और जो वो एक्शन परफॉर्म करता है उसका इम्पैक्ट या तो किसी जगह पे होता है, किसी चीज़ पे होता है या फिर किसी पर्सन पे होता है। तो सबसे पहले ये सब्जेक्ट का काम करता है। मैंने आपको कहा कि वो नाउन या प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन क्या होता है? जो वर्ड नाउन को रिप्लेस करे सिर्फ रेपिटिशन से बचने के लिए, तो उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। तो सब्जेक्ट इज़ द पर्सन और एलिमेंट दैट इज़ परफॉर्मिंग द एक्शन ऑफ द वर्ब विच इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट द इवेंट इन द सेंटेंस। तो ये बात मैंने बड़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है। इसके अगर हम एग्जांपल देखें तो माई ऑन्ट रीड्स अ नॉवल। अब माई ऑन्ट क्या करती है? पढ़ती है एक नावल। तो अगर हम इसको अगर हम थोड़ा सा सेग्रीगेट करें तो माई ऑन्ट इज़ द सब्जेक्ट, रीड्स इज़ द वर्ब एंड अ नावल इज़ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हम क्योंकि सिर्फ सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो हम उसको सिर्फ हाईलाइट कर रहे हैं और उसको अंडरलाइन कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखें कि माई ऑन्ट इज़ अ नाउन, कॉमन नाउन, और अ नावल इज़ ऑल्सो अ कॉमन नाउन। तो ये 2 नाउन है और उसके बीच में हमारा वर्ब है। तो माई ऑन्ट इज़ सब्जेक्ट, हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो ऑन्ट क्या एक्शन परफॉर्म करी है, वो पढ़ती है, क्या पढ़ रही है, उसके अ नावल। तो वो नावल ख़ुद से कुछ नहीं कर रहा है बल्कि वो इन्फ्लुएंस हो रहा है ऑन्ट के पढ़ने से। द अदर एग्जाम्पल इज़ आई एट फ्राइड राइस दिस मॉर्निंग। अब यहाँ पर आई जो है सब्जेक्ट का काम कर रहा है, हालांकि ये स्पेसिफिकली नाउन नहीं है, ये एक प्रोनाउन है। मगर हमेशा प्रोनाउन कहाँ पे आता है? जब हम किसी नाउन को रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ पर भी आई जो है वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। एवरी मॉर्निंग माई मदर कुक्स राइस। इसमें अगर हम देखें, अगर हम एवरी मॉर्निंग को निकाल दें क्योंकि ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, तो इसका जो अगर कंप्लीट सेंटेंस देखें तो माई मदर कुक्स राइस, और माई को भी अगर निकाल दें तो मदर कुक्स राइस। ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, सिंपलेस्ट फॉर्म है ये सेंटेंस की, जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट मौजूद है। तो यहाँ पर मदर सब्जेक्ट का काम करिए और मदर इज़ अ कॉमन नाउन। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। मैंने आपसे पहले बात की कि एक सिंपल छोटे से सेंटेंस के अंदर, एक एक्टिव सेंटेंस के अंदर जिसके अंदर एक एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है, तो उसके अंदर कम से कम 3 कंपोनेंट्स होते हैं, 3 एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करेंगे कि जब सब्जेक्ट का एक्शन जब डायरेक्ट इम्पैक्ट हो रहा होता है, जो कोई चीज़ इम्पैक्ट हो रही होती है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही होती है। द एलिमेंट इन द सेंटेंस दैट द सब्जेक्ट इज़ एक्टिंग ऑन इज़ कॉल्ड द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। द सब्जेक्ट ट्रांसफ़र द एक्शन ऑफ द वर्ब टू द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। शी मेक्स अ सैंडविच। तो शी यहाँ पर सब्जेक्ट है, मेक्स यहाँ पे वर्ब है और सैंडविच इज़ द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कि शी जो काम कर रही है, जो परफॉर्म कर रही है, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट सैंडविच के ऊपर हो रहा है। सैंडविच खुद से कोई काम नहीं कर रहा है बल्कि एक ऐसा नाउन है जो डायरेक्टली इम्पैक्ट हो रहा है उस लड़की के ज़रिए। आई लव यू, यहाँ पर आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, लव यहाँ पर वर्ब है और यू इज़ डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय माई लव।
माई ब्रदर आस्क अ क्वेश्चन टू मी। अब इसके अंदर अ क्वेश्चन इज़ ऑल्सो अ नाउन और टू मी, मगर यहाँ पर माई ब्रदर आस्क, मेरा भाई मुझसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? एक सवाल। तो मेरा यहाँ पर जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मेरे भाई का जो पूछने का डायरेक्ट इम्पैक्ट मेरे ऊपर हो रहा है, और वो मुझसे क्या पूछ रहा है? एक सवाल पूछ रहा है। अब यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक्चुअली इट इज़ एसोसिएटेड विद द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ऐसा नहीं होता कि एक सब्जेक्ट के अंदर एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट हो, वर्ब हो और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, ऐसा नहीं होता, बल्कि सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और फिर उसके साथ एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और ये ज़रूरी नहीं कि हर सेंटेंस के अंदर हो, कुछ मखसूस सेंटेंसेस के अंदर ये भी हो सकता है। जैसे कि पीछे वाले अगर हम स्लाइड को देखें तो माई ब्रदर आस्क अ क्वेश्चन टू मी, तो यहाँ पर जो मी है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जबकि अ क्वेश्चन इज़ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसकी फर्दर एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं। आई गिव माई ब्रदर सम मनी। तो असल में मेरा जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो मनी है, और मैंने वो मनी किसे दिया? ब्रदर को। तो ब्रदर मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ तो आई गिव सम मनी, ठीक है। तो ये एक्चुअल हमारा सेंटेंस बनता है आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, गिव यहाँ पर वर्ब है और सम मनी इज़ द ऑब्जेक्ट। तो मनी इज़ द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जबकि वो मनी मैंने किसे दिया है? मैंने अपने भाई को दिया है, तो मेरा भाई जो है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसकी दूसरी एग्जांपल देखते हैं। माई ब्रदर इज़ आस्किंग मी अ क्वेश्चन। माई ब्रदर इज़ आस्किंग मी अ क्वेश्चन। तो यहाँ पर इसकी तरतीब चूँकि बदल दी गई है। पहले वाले में मैंने बताया था कि उसने मुझसे पूछा है, और यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि उसने पहले क्वेश्चन को हाईलाइट किया और फिर उसने मुझसे पूछा है। तो माई ब्रदर इज़ आस्किंग अ क्वेश्चन, तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस है और वो किससे पूछ रहा है? वो मुझसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो बोल्डेड वर्ड्स हैं वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं, और जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं। अच्छा, सेंटेंस के अंदर अगर हम स्ट्रक्चर को भी चेंज कर दें तब भी हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो बदल सकते हैं। प्रेडिकेट नॉमिनेटिव की अगर हम बात करें तो अगर हम स्ट्रक्चर के लिहाज से देखें तो हम एक सिंपल सेंटेंस को दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। पहले मैंने कंपोनेंट्स के हवाले से बात की थी, अब मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर के हवाले से बात कर रही हूँ। अगर हम एक सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखें तो उसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या है? जिसकी बात की जा रही है, जो एक्शन परफॉर्मर है, जिसको हम सब्जेक्ट की जगह पे रख रहे हैं, और उसके बारे में जो बात हो रही है उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। तो predicate nominative is a noun that describes or renames the subject. The predicate nominative can never be the object of preposition and will always be in the nominative case. नॉमिनेटिव केस क्या होता है? नॉमिनेटिव केस को हम सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो हम स्ट्रक्चर में जब बात करते हैं तो उसे हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं, जबकि अगर हम कंपोनेंट्स में बात करें तो उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो ये हमेशा सब्जेक्ट की जगह पे होगा और ये कभी भी प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट नहीं होगा। अब ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन क्या है ये आपको आगे जाके मैं बताऊँगी कि ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन क्या होता है। यहाँ पर सिंपली हमने ये करना है कि नॉमिनेटिव केस में है, और प्रेडिकेट का जो नॉमिनेटिव है वो हमेशा सब्जेक्ट होता है। प्रेडिकेट नॉमिनेटिव कैन ओनली बी यूज्ड व्हेन द वर्ब इज़ इंट्रांजिटिव। अब प्रेडिकेट नॉमिनेटिव कब यूज़ होता है? जब वर्ब इंट्रांजिटिव है। तो ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड बात करने की ज़रूरत क्यों महसूस होती है? क्योंकि जहाँ पर वर्ब इंट्रांजिटिव होगा वहीं पर ही हम ये प्रेडिकेट नॉमिनेटिव की बात करेंगे। अब ये इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसा वर्ब होता है जो किसी को डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं करता है, जैसे कि सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, यानी कि जिसका कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता है, जिसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। ऐसा वर्ब जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट किसी नाउन या प्रोनाउन के ऊपर हो रहा हो उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, और ऐसा वर्ब जिसका
डायरेक्ट इम्पैक्ट किसी भी नाउन या प्रोनाउन पे ना हो रहा हो, उसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। नॉन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस, तो ये बात मैंने आपको अभी क्लियर की है। अब यहाँ पे हम देखते हैं मैकडॉनल्ड्स, ये एक प्रॉपर नाउन है, इज़ द बेस्ट रेस्टोरेंट। अब आप ये देखें कि हमने यहाँ पर किसी एक्शन की बात नहीं की है, बल्कि हमने एक कम्प्लीमेंट दिया है कि मैकडॉनल्ड एक अच्छा बेहतरीन एक रेस्टोरेंट है। तो एक कॉमन नाउन है रेस्टोरेंट और उसका हमने एक प्रॉपर नाउन लिया है मैकडॉनल्ड। तो अगर हम इसकी कंपोनेंट्स की डिवीज़न देखें तो हमारे पास यहाँ पर एक सब्जेक्ट है और फिर उसके बाद हमारे पास एक प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट क्यों हम इसे कह रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब मौजूद है, जबकि एक्टिव वर्ब मौजूद नहीं है जिसके अंदर एक्शन हो रहा हो। दूसरा अगर हम देखें तो चेल्सी इज़ अ डॉक्टर, तो चेल्सी एक लड़की का नाम है और हम उसको एक सिंपली उसकी स्टेट बता रहे हैं, उसकी एक हालत के बारे में बता रहे हैं कि शी इज़ अ डॉक्टर। तो डॉक्टर इज़ ऑल्सो कॉमन नाउन, तो चेल्सी इज़ अ प्रॉपर नाउन। तो हमने यहाँ पर किसी के एक्शन के टेक प्लेस होने की बात नहीं की है, बल्कि हमने सिर्फ ये बताया है कि चेल्सी क्या है। तो इसलिए ये एक प्रेडिकेट की नॉमिनेटिव है, यानी कि ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है मगर इसका कोई यहाँ पर ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है। अगर हम मज़ीद देखें तो ग्रेसिक बिकम्स द फेवरेट सिटी इन 2014, तो यहाँ पर भी हम सिटी का ज़िक्र यहाँ पे कर रहे हैं और मगर यहाँ पर कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन, इसका जिक्र हमने पिछली स्लाइड में किया है। नाउन कनेक्टेड इनटू अ सेंटेंस इन अ प्रपोजिशन इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट प्रपोजिशन। इट कांट बी अ सब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और प्रेडिकेट नॉमिनेटिव। तो अब ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन क्या क्या नहीं हो सकता? ये एक सब्जेक्ट का काम नहीं कर सकता, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम नहीं कर सकता और प्रेडिकेट नॉमिनेटिव का काम नहीं कर सकता। तो फिर ये क्या काम करेगा? तो डेफिनेटली ये एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करेगा, क्योंकि हमने ये शर्त रखी थी कि सब्जेक्ट कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो तो हमें पता है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जबकि प्रेडिकेट नॉमिनेटिव में हमने बात की थी कि ये कभी भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता या फिर ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन नहीं हो सकता। तो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन क्या है? जो किसी भी प्रपोजिशन के साथ जुड़ा हुआ हो। अब प्रपोजिशनल वर्ड्स लाइक अबाउट, बाय, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, नियर, अंडर, इस तरह के वर्ड्स हैं जो किसी ना किसी नाउन के साथ जुड़े हुए होंगे, तो वो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन होते हैं। वो वाला वर्ड, वो वाला नाउन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन होता है जिसके साथ ये वाले प्रपोजिशन लगे हुए हों। अब यहाँ पर इसके अगर हम मिसाल देखें तो अकॉर्डिंग टू टीना यू आर सो हैंडसम। अगर हम एक्चुअल सेंटेंस देखें तो यहाँ पर एक एक्चुअल सेंटेंस है यू आर सो हैंडसम, तो ये किसके अकॉर्डिंग है? ये टीना के अकॉर्डिंग है, तो ये एक्चुअली इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और इसके अंदर एक कम्प्लीमेंट है, इसके अंदर एक्शन नहीं है। दूसरा अगर हम देखते हैं तो बेस्ड ऑन रिसर्च ऑरेंज फ्रूट हैव विटामिन ई। अब ऑरेंज जूस की प्रॉपर्टी क्या है कि उसके अंदर विटामिन ई है और वो कैसे साबित हुआ है? बेस्ड ऑन रिसर्च। तो रिसर्च इज़ अ नाउन, मगर ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन है, जबकि जो एक्चुअल सेंटेंस वो क्या है? ऑरेंज फ्रूट हैव विटामिन ई। थर्ड एग्जांपल देखते हैं, ही स्टॉप्ड हिज कार अंडर द ब्रिज। अब यहाँ पर एक हम मिसाल देख रहे हैं। सिंपल सेंटेंस क्या है? ही स्टॉप्ड हिज कार, ठीक है। यहाँ पर एक्शन हो रहा है, ही यहाँ पर सब्जेक्ट है, स्टॉप्ड यहाँ पे वर्ब है, हिज कार इज़ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और अंडर द ब्रिज अब इसको मज़ीद क्लियर कर दिया है इस ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन ने। तो ब्रिज इज़ ऑल्सो अ नाउन। अपोजिटिव्स की अगर हम बात करें तो अपोजिटिव इज़ अ नाउन दैट डिफाइंस और क्लैरिफाइज द अनदर नाउन इन द सेंटेंस। अब हम किसी नाउन का जिक्र करते हैं और उसको मज़ीद अगर हम क्लैरिफाई करते हैं या उसको डिफ़ाइन करते हैं तो वो अपोजिटिव होता है। इसकी एग्जांपल अगर हम देखें, द मूवी वी आर वॉचिंग एनाबेला
इज़ रियली स्कैरी मूवी। अच्छा, अगर हम इसको एनाबेल को बीच में से निकाल दें, द मूवी वी आर वॉचिंग इज़ रियली स्कैरी मूवी, जो मूवी हम देख रहे हैं वाकई बहुत ज़्यादा ड्राउनी मूवी है। मगर यहाँ पर एनाबेल के साथ हमने ये बात क्लियर की है कि एक्चुअली वो कौन सी मूवी है जो हम देख रहे हैं, और वो एक स्कैरी मूवी है। तो इससे हमारी स्टेटमेंट बड़ी क्लियर हो गई है। तो एक यहाँ पर एनाबेल किसको रेफ़र कर रहा है? एक तो हमारे सब्जेक्ट को, द मूवी को, और फिर दूसरे उसके जो आप समझ लीजिए कि ऑब्जेक्ट है स्कैरी मूवी, तो उसको भी ये रेफ़र कर रहा है। अब इसके दूसरे एग्जांपल हम देखते हैं। माय फेवरेट कार्टून कैरेक्टर इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। तो मेरा फेवरेट कार्टून कैरेक्टर एक खूबसूरत लड़की है। तो ये इतना क्लियर नहीं है। मेरा फेवरेट कार्टून कैरेक्टर, मैंने यहाँ पे उसका नाम लिया है एल्सा इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। तो एल्सा के नाम लिखने से मैंने इसको किसको रेफ़र किया? कार्टून, मेरे फेवरेट कार्टून कैरेक्टर को। तो यहाँ पर मैंने एक नाउन यूज़ किया और प्रॉपर नाउन यूज़ किया अपने सिंपल स्टेटमेंट को, या अपने पहले से ऑलरेडी जो मैंने नाउन जिसका ज़िक्र किया है, जिसे मैं फेवरेट कार्टून कैरेक्टर कहती हूँ या द मूवी वी आर वॉचिंग कह रही हूँ, उसको मैंने रेफ़र किया है इसको मज़ीद क्लैरिफाई करने के लिए। तो ये एक अपोजिटिव का काम भी करता है। ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट। तो ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट क्या है? ऑब्जेक्ट का आपको पता है कि जो जिसके ऊपर डायरेक्ट एक्शन असरअंदाज हो रहा होता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट इज़ अ नाउन दैट फॉलोज़ द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड डिफाइंस और रीनेम इट। तो जैसे पहले हमने अपोजिटिव की बात की, तो वो रेफ़र कर रहा था एक्चुअली हमारे सब्जेक्ट को। मगर जो कोई ऐसा वर्ड जिसको मज़ीद हम अपने ऑब्जेक्ट को क्लैरिफाई करते हैं, तो उसे हम ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट कहते हैं। इसके एग्जांपल अगर हम देखते हैं, आई चूज़ दिस किटी टू बी माई पेट। अच्छा, आई चूज़ माई पेट। अब मैंने अपना एक पेट चूज़ किया, तो मगर मैंने उसको स्पेसिफ़ाई किया दिस किटी के ज़रिए, यानी कि मैंने उसका नाम लिया। तो मेरा एक्चुअली जो ऑब्जेक्ट है माई पेट, वो उसको मैंने मज़ीद क्लियर किया किटी के ज़रिए। सो किटी इज़ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट। अगर हम दूसरी मिसाल देखें, वी इलेक्टेड हिम टू बी चेयरमैन। अच्छा, वी इलेक्टेड चेयरमैन, हमने चेयरमैन इलेक्ट कर लिया। अब हिम जो है वो कोई ख़ास बंदा है जिसका मैं ज़िक्र कर रही हूँ, तो ये जो हिम है वो मेरा ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट है। अच्छा, इसमें ब्रैकेट्स के अंदर टू बी लिखा गया है, तो टू बी ज़रूरी नहीं है कि लिखा जाए, ये सिर्फ इसको क्लियर करने के लिए लिखा गया है। हम इसके अलावा भी बात कर सकते हैं। आई चोज़ दिस किटी माई पेट, वी इलेक्टेड हिम चेयरमैन। इट डिफाइंस एज ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट इवन इफ़ विदाउट टू बी। ठीक है, तो यहाँ पर किटी और हिम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट हैं। रिटेन्ड ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें, तो ये रिटेन्ड ऑब्जेक्ट इज़ एन ऑब्जेक्ट इन अ पैसिव कंस्ट्रक्शन और एन ऑब्जेक्ट दैट इज़ एक्टेड अपॉन। तो आपको पता है कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की हम बात करते हैं, तो सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर में क्या होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। मगर जब हम पैसिव वॉइस में जाते हैं तो आप ये चीज़ देखते हैं कि हम जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसको हम सब्जेक्ट की जगह पे ले आते हैं, और जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसको उठा के हम ऑब्जेक्ट की जगह पे ले जाते हैं। तो जब हम अपने सब्जेक्ट को उठाकर ऑब्जेक्ट की जगह पे ले जाते हैं और हम सेंटेंस का मीनिंग भी नहीं चाहते कि चेंज हो, तो तब हम एक्चुअली पैसिव कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं। तो इसके एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं, द डोर वाज क्लोज्ड बाय मी। अगर मैं इसका एक्टिव बनाऊँ, आई क्लोज्ड द डोर, तो आई इज़ द सब्जेक्ट, क्लोज्ड इज़ द वर्ब एंड द डोर इज़ द ऑब्जेक्ट। मगर मैंने इसको रिवर्स किया और इसको पैसिव बनाया, तो जो मेरा ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट की जगह पे आ गया, तो उससे मैं रिटेन्ड ऑब्जेक्ट कहूँगी। इसके दूसरे एग्जांपल देखते हैं, द किटी वॉज चूजन द पेट बाय माई सिस्टर। तो ये भी देखें कि जब बाय के साथ हम बात कर रहे हैं तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे चला गया है। अंडरलाइन इज़ रिटेन्ड ऑब्जेक्ट, जिसमें द डोर, द किटी, एक्चुअली दीज आर द ऑब्जेक्ट्स, और हम इसको रिटेन्ड ऑब्जेक्ट कहेंगे क्योंकि ये पैसिव कंस्ट्रक्शन में चला गया है। और बोल्डेड इज़ सब्जेक्ट, और जहाँ पर मी और सिस्टर है, तो जब हम इसको
अपने सब्जेक्टिव केस में ले जाएंगे तो मी तो आई में कन्वर्ट हो जाएगा, जबकि माई सिस्टर वैसे की वैसे ही रहेगा। अच्छा जी, नाउन ऑफ डायरेक्ट एड्रेस। अब आपको पता है कि हम डायलॉग भी लिखते हैं, डायलॉग बोलते हैं, नॉर्मल लाइफ में हम डायरेक्ट स्पीच में बात करते हैं, नाम लेके मुखातिब करते हैं, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में अगर हम बात करें तो डायरेक्ट स्पीच जो होती है, जो उसमें हम किसी को डायरेक्टली मुखातिब करके बात करते हैं। सो नाउन ऑफ डायरेक्ट एड्रेस इज़ नाउन दैट यूज टू रेफ़र टू समवन डायरेक्टली, इट ऑलवेज सेपरेटेड विद कोमा। तो अब ये देखें कि आप थोड़ा सा अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट को आप थोड़ा सा रिवाइज़ करें तो हम जिससे मुखातिब हो रहे होते हैं या कोई किसी से मुखातिब हो रहा है तो उसके बाद कोमा और इन्वर्टेड कोमा लाजमी आते हैं। तो इसमें भी डायरेक्ट एड्रेस यानी कि जिससे हम बिल्कुल डायरेक्टली मुखातिब हो रहे हैं उस नाउन को हम नाउन ऑफ डायरेक्ट एड्रेस कहेंगे। अब इसकी एग्जांपल क्या है, निकी कैन यू ब्रिंग माई बुक्स। अब ये डायरेक्ट हम बात कर रहे हैं यानी कि एक डायलॉग है ये। तो निक्की को डायरेक्ट मुखातिब करके कहा है, क्या आप मेरी किताबें ला सकती हो। दूसरी एग्जांपल है, क्लास टेक आउट योर बुक्स। अब ये टीचर अपनी क्लास से कह रही हैं कि आप अपने बैग्स में से अपनी किताबें बाहर निकालें। अब इसके एक और एग्जांपल देखते हैं, आई वुड लाइक योर हेल्प थॉमस। तो यहाँ पर इसकी एक निशानी ये है कि उस कॉमन नाउन या प्रॉपर नाउन के बाद एक कोमा है और फिर उसके बाद वो बात है जो की जा रही है। और अगर वो वाला नाउन हम एंड पे यूज़ कर रहे हैं तो उस सेंटेंस के बाद एक कोमा आएगा, फिर हम उस बंदे का प्रॉपर या कॉमन नाउन लिखेंगे। तो ये नाउन ऑफ डायरेक्ट एड्रेस है। सो स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल अबाउट द फंक्शंस ऑफ नाउन। और ये फंक्शंस हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं। आपकी क्रिएटिव राइटिंग में और आपकी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में आप इन सब टेक्निक्स का इस्तेमाल फ्रीक्वेंटली करते हैं। हो सकता है कि ये आप अननोइंगली करते हो और आपको एग्जैक्टली आइडिया ना हो कि आप नाउन को कहाँ कहाँ पर किस किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, मगर यहाँ पर बड़ा क्लियरली मैंने आपको बताया है। इसके बावजूद अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आएगी तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।